तो चलिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। उम्मीद करूंगा कि बाकी वीडियोस आपने जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे कवर किए हैं वो आपने देख लिए होंगे। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या आर्टिकल 324 पार्ट 15 में मैंशनड है। देखो, जब भी आप लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हो, आपने एक चीज़ तो बहुत कॉमनली सुनी होगी कि कोई भी देश डेमोक्रेसी कब कहलाता है, जब उस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। अब ये फ्री का क्या मतलब है और ये फेयर का क्या मतलब है, ये बात आप जानते हो कि सिर्फ वोट डलवा देना ये प्रमाण नहीं हो सकता डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि सोच के देखो कि अगर आपको कोई बंदूक की नोक पे वोट डलवा रहा है तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? जवाब है नहीं। इसी के साथ अगर आपको कोई घूस दे रहा है कि मुझे इस पे वोट डाल देना, मतलब आपके वोट को ख़रीदा जा रहा है, तो भी क्या वो एक तरीके का फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ते हुए, राइट? आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे ये हमारे भारतीय संविधान का एक यूनिटरी फीचर है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखोगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ सेंटर लेवल पे चुनाव नहीं करवाता है, वो स्टेट लेवल पे भी चुनाव करवाता है। जैसे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इन दोनों के चुनाव ये करवाता है। इसीलिए यूपीएससी का एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है और बाकी सिविल सर्विसेज का स्टेट की, कि ये यूनिटरी फीचर है या फेडरल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है इलेक्शंस अर्बन लोकल बॉडीज़ के और पंचायती राज के, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई है, ठीक है। इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, संविधान ने क्या बताया है? उसे सुपरिंटेंडेंट करना है, उसे डायरेक्शन देना है और उसे कंट्रोल करना है इलेक्शंस को। और ये सब किस तरीके से करना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ताकि डेमोक्रेसी मेंटेन रह पाए। इसी के साथ साथ सिर्फ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के ही इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि सिर्फ इनका ही करवाता है क्या? जवाब है नहीं। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हो चाहे ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो, इनके इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। अब बात करते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्योंकि एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एक, तो इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स की ये हेड होता है, और इसके नीचे कुछ होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सबॉर्डिनेट होते हैं, मतलब इसके अंडर में काम करते हैं। ये इनका माई बाप होता है, इनका बॉस होता है, जैसा ये बोलेगा वैसा ये लोग करेंगे, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। तो हमें यहाँ पे पहले इसका कॉम्पोजिशन पढ़ना पड़ेगा। देखो, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने लोग होंगे। तो ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया है तो ये तो बताया ही होगा ना कि कितने लोग होंगे। जवाब है नहीं बताया है। कितने लोग हो सकते हैं ये हमारे संविधान ने नहीं बताया है। तो फिर इसमें कितने लोग होंगे डिसाइड कौन करता है? जवाब है प्रेसिडेंट साहब करते हैं। देखो, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, ये कन्फर्म है, मगर इसके साथ बैठने वाले कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जो कि इसके बराबर होते हैं, कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ये प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस पूरे बॉडी में टोटल कितने लोग होंगे ये फिक्स नहीं है, इसकी कोई मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है। ये टोटली डिपेंड होता है प्रेसिडेंट साहब पे। टाइम टू टाइम वो फिक्स कर देते हैं कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो एक सीईसी होता है और जितने प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन कमिश्नर्स बोल देते हैं कि इतने होंगे, उतने वो हो जाते हैं अपॉइंट, ठीक है। और मैं अपॉइंट का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई इलेक्शन थोड़ी होता है इस पोस्ट के लिए, है ना। यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट करने वाली बॉडी कौन है या व्यक्ति कौन है? जवाब है प्रेसिडेंट। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ोगे तो मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल शॉर्ट में पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिर्फ इतनी लाइंस में समअप कर दिया है। जैसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन कहाँ पे दी हुई है? संविधान में दी हुई है क्या? जवाब है नहीं। क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है? आपसे ये पूछते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है
और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, जैसे 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, या इनके पास कोई एमए की डिग्री होगी, ऐसी कोई भी क्वालिफ़िकेशन मेंशन नहीं है। ठीक है। फिर मेंबर की स्ट्रेंथ संविधान में दी हुई है, जवाब है नहीं। इनका टेन्योर, इनकी सैलरी, ये संविधान में मेंशन है क्या, जवाब है नहीं। तो कौन तय करता है, जवाब है प्रेसिडेंट साहब। इसी के साथ इनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, ऑफ ऑफिस, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन की हुई है, जवाब है नहीं, सब प्रेसिडेंट साहब करते हैं। इनकी जो सैलरी होती है क्या वो प्रेसिडेंट के बराबर होती है? देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये एक ऐसी बॉडी है जो इनको अपॉइंट कर रही है, तो इनके बराबर सैलरी होगी क्या? नहीं। इनकी सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर। इसी के साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, क्या उसकी इक्वल पावर होती है इलेक्शन कमिश्नर्स के जैसी? जवाब है हाँ। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच के देखो। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर, क्या इन्हें रिमूव किया जा सकता है विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? जवाब है नहीं। वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, मतलब इन्हें गवर्नमेंट में कोई भी सर्विस नहीं दे सकते, जवाब है नहीं दे सकते। ठीक है। तो रीअपॉइंटमेंट इज़ पॉसिबल, ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट करता हूँ, रीअपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इज़ पॉसिबल। ठीक है। इसके बाद रेजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट जज को देना होता है क्या? जवाब है नहीं, प्रेसिडेंट को देना होता है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम रिमूवल प्रोसेस की बात देखें, तो अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो वो बिल्कुल होता है सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और वहीं जब हम इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करेंगे आगे, या रीजनल कमिश्नर्स की बात करेंगे, तो ध्यान रखना इनका रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के बिना नहीं होता। तो हमने क्या सीखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे। ये ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की जब इच्छा होगी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स को हटा देगा, क्योंकि उसी ने अपॉइंट किया है ना। जवाब है नहीं। सोच के देखो ऐसा क्यों होता होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट खुद तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो रबर स्टैम्प होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को चलाते हैं। तो हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को बोल दें कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये बुरा आदमी है, इसको हटा दो, और वो हटा देंगे। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते कौन है? जो उस टाइम सत्ता में बैठे हुए हैं। इसका मतलब वो तो गवर्नमेंट के लोग हैं, इसका मतलब वो तो एग्जीक्यूटिव है। जैसे अभी मोदी जी, तो मोदी जी के अगर फेवर का इलेक्शन कमिश्नर काम नहीं करेगा तो उसे हटा देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के बोलने पे ही काम करेगा या मोदी जी के बोलने पे, और अगर इलेक्शन कमिश्नर ऐसा करेगा तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इस बॉडी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए जो इसका रिमूवल प्रोसीजर है वो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब इसको अपनी मर्ज़ी से हटा देंगे, उसे सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे पूरे रिमूवल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत रिजिड प्रोसेस है हमारे देश में। ठीक है। एंड सो इट डज़ नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर जो है इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड, गलत। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है उनकी 665, याद करो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसके के साथ जो सर्विस कंडीशन है, इट कैन नॉट बी वेरी टू डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट के बाद ऐसा नहीं कि आपने पहले कुछ बोला, उनका अपॉइंटमेंट किया और फिर उनकी जो सर्विसेज हैं उसको डिसएडवांटेज में रख दिया, उनकी सैलरी कम कर दी, ये सब नहीं कर सकते आप। ठीक है। इसी के साथ क्या वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइस भी करते हैं क्या? करते हैं, तो किन मैटर्स पे करते हैं? जवाब है जब भी एमपी और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन उठता है तो प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब को इलेक्शन कमिश्नर्स एडवाइस करते हैं। ठीक है। और पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन कंडक्ट करते हैं क्या? जवाब है नहीं। अच्छा, जब प्रेसिडेंट रूल रहता है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है वहाँ पे चुनाव अब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, कैसी कंडीशन है, इसके लिए कैसे डिसीजन लिया जाता होगा। तो इसके लिए फाइनल डिसीजन लेते हैं प्रेसिडेंट साहब। ठीक है। मगर यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब किसकी रिकमेंडेशन मांगते हैं? वो मांगते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन, कि आप बताओ जहाँ पे हमने प्रेसिडेंट रूल लगाया हुआ है वहाँ से हम क्या प्रेसिडेंट रूल हटा के चुनाव करवा सकते हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे यूपीएससी पूछता है। इसी के साथ दोस्तों कुछ और भी तरीके के इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक है रीजनल कमिश्नर। अब ये जो रीजनल कमिश्नर होता है, यहाँ पे आपसे ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि रीजनल कमिश्नर
को कौन अपॉइंट करता है? जवाब है प्रेसिडेंट साहब। अच्छा, क्यों करा जाता है रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट? ताकि वो जो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी सहायता कर पाए। ठीक है, मगर ध्यान रहे कि इस रीजनल कमिश्नर को हटाने के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती है, उसके बिना नहीं हटा सकते। इसी के साथ जो इलेक्शन कमीशन होती है, इट इज़ ऑल्सो असिस्टेड बाय सम डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, ये जो डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इन्हें कहाँ से उठाया जाता है? ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो सिविल सर्विसेज से उन्हें उठाया जाता है। अपॉइंट कौन करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द कमीशन। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्हें अपॉइंट करेगा, ना कि प्रेसिडेंट साहब। किसको? डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स को। एंड दे आर ड्रॉन फ्रॉम सिविल सर्विसेज। ठीक है, और इनका भी एक टेन्योर सिस्टम होता है। जब अपॉइंट किए जाते हैं तो एक टेन्योर सिस्टम के थ्रू ये अपनी ड्यूटी सर्व करते हैं। इसी के साथ इनके नीचे भी हायरार्की होती है, हालांकि हमें उस पर नहीं जाना है। जैसे डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर के नीचे होता है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे होता है जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के भी नीचे होता है डिप्यूटी सेक्रेटरी, और उसके नीचे होता है अंडर सेक्रेटरी। अच्छा दोस्तों, अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे कैसे काम चलता है? तो स्टेट लेवल के लिए एक CEO को अपॉइंट किया जाता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन्हें कहते हैं। अच्छा, इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? इन्हें अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। ठीक है, जब इस CEO को अपॉइंट करेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसकी सलाह लेंगे? क्वेश्चन है प्रेसिडेंट, CM, गवर्नर या स्टेट गवर्नमेंट? जवाब है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की सलाह से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट कर देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होगा वो स्टेट को देख रहा होगा। अब इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट में अगर हम जाएं तो वहाँ पे कलेक्टर जो होता है, इसीलिए फुल पावर में आ जाता है इलेक्शन के टाइम पे, वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है। क्या कहते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर। और इस कलेक्टर के नीचे कौन होता है? एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ध्यान रखना है ना। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसके नीचे रिटर्निंग ऑफिसर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, इसके नीचे एक और ऑफिसर होता है, वो किसके लिए होगा? सोच के देखो, वो होता है एक बूथ के लिए, पोलिंग बूथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हायरार्की पता होनी चाहिए। इसी के साथ एक और तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल पावर्स क्या हैं? ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। डीलिमिटेशन कमीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक स्टेट है, इस स्टेट में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं, हम पढ़ते हैं ना। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, इनका टेरिटोरियल एरिया कितना होगा, ये कौन बताता है? तो ये बताया तो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के द्वारा जाता है, मगर इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका रहती है। इसी के साथ जो इलेक्टोरल रोल्स रहते हैं, मतलब कि लोगों को रजिस्टर करना, है ना, कि कौन कौन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालेगा, उसको ये लोग प्रिपेयर करते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उन्हें रिकग्निशन देना, जैसे आपने अभी देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकग्निशन मिल गया, इन्होंने दिया। इसी के साथ इलेक्शन की डेट और स्केड्यूल को तय करना, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, डूज एंड डोंट्स इन एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन, वो बताते हैं। अगर कहीं पे बूथ कैप्चरिंग या न्यूसेंस देखने को मिलती है तो पोल्स को कैंसिल भी कर देते हैं। तो ये सारी जो उनकी पावर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें पता होनी चाहिए। सो डैट्स इट अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डेट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे। डैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।